नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 16 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में बहुत सारे टॉपिक होंगे, जिसमें एक भार्गवास्त्र को पढ़ेंगे हम, जिसका भारत ने कल परीक्षण किया है। ये आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के भारत सरकार ने कहा है कि फ़िलहाल ये सस्पेंडेड ही रहेगा, हम इस पर कोई बातचीत आपसे नहीं करने जा रहे हैं। अब बातचीत होगी कि केवल पीओके पर में होगी और टेरर पर में होगी, आतंकवाद पर में होगी। कल ट्रंप महोदय हैं, ये दुनिया के नए भांड हैं। भांड जानते हैं किसको कहा जाता है? जो कुछ भी बोल देता है कभी भी, फिर 2 दिन बाद अपने बातों से मुकर जाता है। 2-3 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया था, लगातार क्रेडिट लेने का भूख है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। कल इन्होंने भाषण में बोला कि हमने सीज फायर नहीं करवाया और हमने मदद किया। हो सकता है कल ये बोले कि भारत पाकिस्तान के बीच में हमारा कोई योगदान ही नहीं है। तो ये ऐसे ही तरह के हैं। इन्होंने बोला कि मैंने एप्पल के सीईओ से कहा कि मैंने सुना है कि आप भारत में जाकर के एप्पल के फ़ोन बनाने वाले हैं, कृपया करके ऐसा ना करें, इसको रोक दें, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बातें अभी चल ही रही हैं, टॉक्स जो है वो प्रोसेस में है और फिर बीच में इस तरह की बातें करते हैं। ये इनके बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ बोलता था तो लोग सुनते थे, अब सुनते हैं, सुनने के बाद लोग हंसते हैं। इस टॉपिक को स्किप करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। ये अभी फ़िलहाल में कतर और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, सऊदी अरब, उनकी यात्रा पर थे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एक होगा कि एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, ने खुद ही बातचीत किया है तालिबान के काउंटर पार्ट जो उनके हैं उनसे बातचीत की है। तालिबान के उनके समकक्ष जो हैं विदेश मंत्री, उनसे बातचीत की है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विदेश मंत्री जी ने खुद ही बात किया है। इससे पहले विक्रम मिस्री जी गए थे विजिट पर, काबुल गए थे, वहाँ पर तालिबान से बातचीत की थी उन्होंने। लेकिन अब भारत सरकार के खुद विदेश मंत्री महोदय ने बात किया। उन्होंने बोला कि पहलगांव हमले का जो तालिबान ने निंदा किया, हम उसकी स्वागत करते हैं और उस पर जो आपने हमारा सपोर्ट किया है उसका हम स्वागत करते हैं। दरअसल में अफ़गानिस्तान का और भारत का रिलेशन हमेशा से ही अच्छा रहा है, तो तालिबान के समय भी आप मान करके चलिएगा अच्छा ही रहेगा। हालांकि भारत सरकार ने तालिबान की गवर्नमेंट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। ओके, तो ये एक छोटा सा आपके लिए टॉपिक हो गया कि आने वाले समय में भारत और तालिबान के बीच में रिश्ते हो सकते हैं कि आधिकारिक स्तर पर बातचीत हो, आधिकारिक स्तर पर स्वीकृति दिया जाए। पहले हम तालिबान को एक वैलिड गवर्नमेंट के रूप में स्वीकार करेंगे, उसके पश्चात ही तो बातचीत आधिकारिक स्तर पर और आगे जाएगा। फिलहाल में दुनिया के किसी भी देश ने इसको स्वीकार नहीं किया है। IAEA के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये संस्था। कल राजनाथ सिंह जी ने बोला कि IAEA को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान जैसे रॉग नेशन के हाथ में जो ख़राब देश हैं, जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है वहाँ पर, ऐसे देश के पास में न्यूक्लियर वेपन होना ये एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है पूरे विश्व के लिए। तो हमें इस पर एक बार विचार करना चाहिए। तो IAEA के बारे में भी देखेंगे, इंडस नदी के बारे में देखेंगे, भार्गवास्त्र के बारे में देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आज एक पेपर में आया है बड़ा सा, पूरा एक फुल पेज का एक आर्टिकल, जिसमें है कि प्रेसिडेंट आस्क सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने 14 सवाल पूछे हैं। यक्ष प्रश्न आपने पढ़ा है क्या? हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो 9th क्लास के संस्कृत में होता था यक्ष सवाल। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है ना, तो वही वाला है। तो यहाँ पर ये इन्होंने 14 सवाल पूछे हैं और 14 सवाल में 8 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विद इन द टाइम पीरियड किसी भी बिल पर फैसला लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किस बिना पर यह फैसला दिया था, उसी को लेकर राष्ट्रपति महोदया ने 14 सवाल पूछे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये कहीं न कहीं उल्लंघन माना जाता है कि विधायिका के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है। इसको भी ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या है ये इशू, कौन से सवाल पूछे हैं वो देखेंगे, फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगी, वो आने वाले समय में देखेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन यानी कि स्वर्ण ड्रोन इसको कहा जाता है। स्वर्ण ड्रोन कौन से होते हैं? ड्रोन के सिपाही वाले ड्रोन, छोटे झुंड में आते हैं और एक साथ मिलकर
सिंक्रोनाइज वे में अटैक करते हैं किसी भी देश पर। इसी को कहा जाता है स्वर्ण ड्रोन। मैंने आपको पढ़ाया था 2 दिन पहले भी, स्वर्ण ड्रोन क्या होते हैं, रेकी वाले ड्रोन क्या होते हैं, अटैक करने वाले ड्रोन कौन से होते हैं, ये सारे मैंने टाइप्स पढ़ाए हुए हैं। कृपया करके पिछले वीडियो में जा करके देखिएगा। ड्रोन युद्ध वॉरफेयर करके एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था। भार्गवास्त्र भारत ने डेवलप किया। भार्गवास्त्र किनका अस्त्र है? जैसे गांडीव किसका है? अर्जुन का है। पाशुपास्त्र भगवान शिव का माना जाता है। सुदर्शन भगवान विष्णु का माना जाता है। उसी प्रकार से भार्गवास्त्र है। भार्गवास्त्र ये परशुराम का हथियार है। इसको कहा जाता है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र यानी कि भार्गव का अस्त्र, परशुराम का अस्त्र इसको कहा जाता है। परशुराम का अस्त्र माना जाता है इंडियन माइथोलॉजी में। ठीक है। भार्गवास्त्र भारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी कम लागत वाला उन्नत काउंटर ड्रोन सिस्टम है। काउंटर ड्रोन यानी कि डिफेंसिव सिस्टम है ये, अटैकिंग नहीं, डिफेंसिव है। कोई ड्रोन काउंटर में अगर झुंड बनाकर हम पर अटैक करेंगे तो एक साथ ये उसको विनाश कर सकता है। स्वर्ण ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? SDAL ने विकसित किया है। और यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। इस सिस्टम का सफल परीक्षण 13 मई 2025 को परसों किया गया है। कृपया करके ध्यान रखें, उड़ीसा के गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और ये सफल साबित हुआ है। एक साथ में झुंड के कई सारे ड्रोन पर अटैक करके उनको गिरा सकता है। पिछले 1-2 महीने का न्यूज़पेपर ज़रा उठा करके देखिएगा। तरह तरह के आपको एंटी ड्रोन सिस्टम दुनिया में बनते हुए दिखेंगे। जैसे ब्रिटेन ने एक रेडियो वेव आधारित ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जिससे रेडियो वेव निकलते हैं और सारे के सारे ड्रोन जो हैं एक साथ नीचे आ जाएंगे, गिर जाएंगे। चाइना ने लेज़र आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो ये अलग अलग प्रकार के ड्रोन सिस्टम बनाए जा रहे हैं दुनिया के देशों के द्वारा। क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि आने वाला युद्ध जो होगा वो जेट से, टैंक से नहीं लड़े जाएंगे, बंदूक गोली से नहीं लड़े जाएंगे, वो इन्हीं से लड़े जाएंगे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? कल जो सरप्राइज टेस्ट लिया था मैंने, उसमें करंट अफेयर के मैंने सवाल डाले, तो उसमें भी विशेषता मैंने पूछा था, ग्रुप में बच्चों से विशेषता ही पूछा था। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मदद मिलता है सरप्राइज टेस्ट वगैरह से वो है टाइमिंग। उनको लगता है कि क्वेश्चन रोज़ लिखते रहो तो हो जाएगा अपना काम। ऐसे नहीं होता है। जब आप छोटा सा टेस्ट दे तो आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में आपको 35 मिनट करीब में 3-3, 4-4, 5-5 सवाल तक डील करने पड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति भी बनती है। जैसे इस बार के GS1 पेपर में बच्चों को DI में इतना ज़्यादा समय लग गया कि करंट अफेयर और GS को उनको उड़ा करके लिखना पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति बनती है। ये प्रैक्टिस के द्वारा ही होता है। तो उसमें भी मैंने विशेषता ही पूछा था और करंट अफेयर के ही सवाल डाले थे। ड्रोन पहचान और नष्ट करने की क्षमता इसकी क्या है भार्गवास्त्र की? तो 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़े ड्रोन और 6 किलोमीटर की दूरी पर छोटे ड्रोनों का भी पता लगा सकता है। छोटे ड्रोन ज़्यादा घातक होते हैं क्योंकि बड़े ड्रोन को तो आप डिटेक्ट कर लोगे रडार पर, लेकिन छोटे ड्रोन जो होते हैं ये नुकसान आपको पहुंचाएंगे भले छोटे से एरिया में, लेकिन ये पहचान में नहीं आते। इनको पकड़ पाना मुश्किल होता है, इनको रडार पर में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनको गिराना मुश्किल हो जाता है। 2.5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे 20 मीटर का घातक दायरा भी शामिल है। यह माइक्रो रॉकेट्स और गाइडेड माइक्रो मिसाइल से लैस होते हैं जो ड्रोन झुंडों को प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। और ये हार्ड हिट करता है, यानी कि ये किल करता है ड्रोन को। कोई उनको सॉफ्टली लैंड नहीं करवाता बल्कि उनको तहस नहस कर देता है। इसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर, RF रिसीवर शामिल है जो हवाई खतरों को तेजी से पहचानते हैं। रडार के बिना डिफेंस सिस्टम काम करेगा ही नहीं। रडार क्या करता है? तो पहचानता है कि कहाँ कहाँ से दुश्मन के ड्रोन्स आ रहे हैं। उन्नत C4I यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस है ये। 4 बार C लिखिए और 1 बार I लिखिए। CCCI, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस, ये है C4I का मतलब यहाँ पर ये है। यह सिस्टम एक साथ 64 गाइडेड मिसाइल, छोटे छोटे गाइडेड मिसाइल होते हैं। देखिए कितना छोटा सा है ये, कितना छोटा सा है ये। एक साथ 64 गाइडेड मिसाइल ये क्या कर सकता है? लक्ष्य को लगा सकता है, मार सकता है। यानी कि 64 ड्रोनों का अगर झुंड आ रहा है तो एक बार में गिरा देगा ये उनको। ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? DRDO के द्वारा। भूल गए होंगे किसके द्वारा बनाया गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। देखिए क्या है, हार्ड किल मोड, यानी कि ये गिरा देता है। सॉफ्ट किल करने के बजाय, लैंड करने के बजाय डायरेक्ट उड़ा देता है उनको।
सॉफ्ट किल का मतलब होता है कि हमने उसको कैप्चर कर लिया, हैक कर लिया, उसके सिग्नल को जाम कर दिया, उसको लैंड करवा दिया, उसको बोलते हैं सॉफ्ट किल। अब वो ड्रोन हमारा है। जबकि हार्ड किल का मतलब होता है उड़ा दिया वहीं पर। विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विभिन्न इलाकों में तैनाती के लिए उपयुक्त है, यानी कि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल से लेकर के पाकिस्तान बाउंड्री तक हर जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। थल, वायु, जल तीनों सेनाओं के लिए होगा। पारंपरिक वायु रक्षा प्रणाली की तुलना में भार्गवास्त्र कम लागत में उच्च प्रभावशीलता प्रदान करता है, जो इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है, यानी कि काफ़ी महंगा भी नहीं पड़ेगा। ये ब्रह्मोस महंगा पड़ता है, कॉस्ट उसका ज़्यादा पड़ता है। स्काल्प का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, हारू का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, बहुत महंगे पड़ते हैं ये हथियार हमें। लेकिन ये जो है ये कम दाम में पड़ेगा, सस्ता सा है, अच्छा सा है। परीक्षण और महत्व 13 मई को इसका परीक्षण किया गया है। महत्व क्या है, तो आजकल ड्रोन वॉरफेयर ही हो गया है, तो उसमें हमें ये बढ़त हासिल कर सकता है। वैश्विक स्तर पर अद्वितीय, डेवलपर्स के अनुसार बहुस्तरीय ड्रोन झुंडों को नष्ट करने में सक्षम ऐसी स्वदेशी प्रणाली अभी तक विश्व में कहीं पर भी तैनात नहीं किया गया है। तो ये था भार्गवास्त्र। कृपया करके उसको ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए। मेंस एग्जामिनेशन में हो सकता है शॉर्ट आंसर पूछ ले कि हाल ही में चर्चा रहा भार्गवास्त्र क्या है और इसकी विशेषताओं को लिखें। भार्गवास्त्र इंग्लिश में भी यही कहा जाता है गुरु, भगवान परशुराम का हथियार माना जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है IAEA। इसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसको कहा जाता है बंधु। सबसे पहले तो मान लीजिए 70 BPSC में आपसे 71 पूछे कि IAEA का फुल फॉर्म बता दीजिए, निम्न से कौन सा फुल फॉर्म होगा, तो वहाँ पर आप मार सकते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। स्थापना, दूसरा सवाल 29 जुलाई 1957, 29 जुलाई 1957। मुख्यालय, तीसरा सवाल वियना, ऑस्ट्रिया, बहुत खूबसूरत सा शहर। लिबर्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इसी को अंक प्राप्त हुए हैं। रहने के लिए दुनिया में सबसे सही शहर इसी को माना जाता है। टू कॉस्टली, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, जैसे बिजली उत्पादन, चिकित्सा और कृषि में इसका उपयोग सुनिश्चित करना परमाणु ऊर्जा का। परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना और सुनिश्चित करना कि परमाणु सामग्री का सैन्य उपयोग ना हो। क्या मजाक है ये, क्या मजाक है ये। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास में एटॉमिक हथियार हैं और आप बोल रहे हो रोकना। 57 से ये रोक रहा है देशों को परमाणु हथियार बनाने से, और बहुत सारे देशों के पास परमाणु हथियार है। परमाणु सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देना, निगरानी और सत्यापन करता है ये। IAEA परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करती है ताकि यह सुनिश्चित हो कि देश परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं। यह परमाणु अप्रसार संधि के तहत काम करती है, NPT पर काम करती है ये। देशों को परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग मदद करना, जैसे कैंसर उपचार के लिए रेडियोथेरेपी में ये आपको मदद कर सकता है। मतलब कि परमाणु आप उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षा मानक, परमाणु संयंत्र सामग्री के लिए सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक को स्थापित करना कि वैश्विक मानक के अनुसार आप परमाणु जो स्थल है आपका उसकी सुरक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से ये निरीक्षण भी करती है वार्षिक तौर पर, द्विवार्षिक तौर पर परमाणु संयंत्रों का जो इसके अंतर्गत आते हैं, उन परमाणु संयंत्रों का। क्या ये सभी परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करती है? बिल्कुल भी नहीं। जो इसके अंतर्गत आते हैं सभी देशों में है, भारत में भी कुछ हैं, कुछ US में भी हैं, कुछ चीन में भी होंगे, कुछ जापान में भी होंगे, उसका निरीक्षण करती है ये। 2025 तक IAEA के 178 से अधिक सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है। IAEA के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग पर काम कर रहा है भारत। दरअसल में किरना हिल्स, कल IAEA ने बोला कि कोई लीक्स नहीं हुए हैं, और यूनाइटेड स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट से जब ये पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रवक्ता से कि क्या US की कोई टीम, अमेरिका की कोई टीम पाकिस्तान गई है, इस्लामाबाद गई है परमाणु लीक की जांच करने के लिए, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने बोला कि अभी हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। इजिप्ट का एक प्लेन लैंड हुआ था पाकिस्तान में, ये किससे नहीं बता रहा हूँ मैं, सुनी सुनाई अफवाहें कभी नहीं फैलाता हूँ मैं। न्यूज़ है, आप फर्स्ट पोस्ट पर देख सकते हैं, वियॉन पर में देख सकते हैं, CNN पर में देख सकते हैं। जो एक इजिप्ट का प्लेन उतरा वो बोरोन से भरा हुआ था। बोरोन तो जानते होंगे, BR बोरोन, एटॉमिक नंबर ही याद होगा आपको। बोरोन ये क्या करता है, ये परमाणु लीक के पश्चात से रेडिएशंस को फैलने से रोकता है, कम करता है। तो इसका उपयोग किया जा रहा है। इससे भरा हुआ प्लेन जो है वो उतरा है पाकिस्तान में बोरोन लेकर के। देखते हैं क्या होता है आगे, आज न कल तो खबर बाहर आएगी ही।
आइए, ये परमाणु हथियार के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परमाणु ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इंडस पैक्ट ऑन होल्ड, गवर्नमेंट प्लान्स मंथली फ्लशिंग, यानी कि गवर्नमेंट प्लान कर रही, दरअसल में भारत के पास में इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों पर जो बने हुए डैम हैं, तो सिंधु जल समझौता के कारण, ध्यान से सुनिएगा, हमने जितने भी डैम का निर्माण किया वो इस प्रकार के डैम हैं कि उनमें रिजर्वायर नहीं बने हुए हैं। रिजर्वायर क्या करता है? पानी को होल्ड करके रख सकता है लंबे समय तक। रन अप द रिवर डैम है मैक्सिमम, जो भी इंडस नदी और उसके सहायक नदियों में बने हुए डैम हैं, मैक्सिमम वो रन अप द रिवर है, यानी कि नदी के फ्लो को रोक के बिना डैम बना करके बिजली उत्पादन हमने किया है। अब यहाँ पर जब इंडस ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया तो पहले चीज़ ये आई कि सारा पानी क्या हम रोक लेंगे? नहीं संभव है। अभी भारत को 5-10 साल मेहनत करना पड़ेगा, रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, तब जाके ऐसा संभव हो सकता है कि हम उनके पानी को रोक सके। वो भी 100% पानी नहीं रोक पाएंगे हम, क्योंकि ये सारे ग्लेशियर से आने वाली नदियाँ हैं और इसमें बहुत पानी होता है। वर्षा के समय तो अत्यधिक पानी हो जाता है। तो बगलिहार और सलाला जैसे जो डैम हैं, हमने सोचा है कि हम उनको मंथ में एक बार खाली करेंगे और फिर रोक देंगे। इस प्रकार से हम अनिश्चितता क्रिएट कर सकते हैं अपने पड़ोसी देश के लिए कि आपको पानी कब मिलेगा कब नहीं। पहले हम इसकी सूचना देते थे, पहले कितना पानी है कितना नहीं है इसकी भी सूचना देते थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ये ऐसा ही है जैसे आपकी छत पर जो टंकी है उस पर कोई और कंट्रोल कर ले। अब आप समझ जाएंगे कि ये इंडस वाटर ट्रीटी पैक्ट किया था, है ना, उस पर किसी और ने कंट्रोल कर लिया है। अब भारत के पास कंट्रोल है। पाकिस्तान ये देश है, इसकी टंकी यहाँ पर है। टंकी पर जो नल लगा है उस पर हमने कब्जा कर रखा है। हम अपने हिसाब से नल छोड़ेंगे, अपने हिसाब से बंद कर देंगे। यही है इंडस वाटर ट्रीटी। ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी निकलती है, उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, कई सारी सहायक नदियां हैं। कुछ पाकिस्तान से होकर के आकर मिलती है, कुछ पाकिस्तान से होकर के मिलती है, कुछ भारत से बह कर के मिथानकोट पाकिस्तान में जाकर के नदियां मिल जाती है। श्योक जैसी नदियां भी हैं जो हैं इसमें। इसी के तट पर लेह शहर है भारत के लद्दाख राज्य में। ओके, इंडस नदी उसकी सहायक नदियां क्या हैं? इंडस नदी सिंधु एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। दक्षिण एशिया के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मुख्य रूप से 3 देशों में बहती है ये, चीन, भारत और पाकिस्तान में। लेकिन सहायक नदियां अफगानिस्तान से भी आती है, जैसे कुर्रम करके एक नदी है जो अफगानिस्तान से बह करके आती है। इंडस नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और यहीं से ये पश्चिम की तरफ में बहती है और यहीं से पूर्व की तरफ में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दोनों का उद्गम एक ही माना जाता है। माना जाता है प्राचीन भारत में बहुत अत्यधिक प्राचीन में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी जो ऐसे यहाँ ब्रह्मपुत्र के मानसरोवर के पास से निकल करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होते हुए, असम से होते हुए पूरा मेनलैंड इंडिया कवर करके बहा करती थी। बाद में इसका एक लाइन डाइवर्ट इधर हो गया और एक इधर हो गया। ऐसा माना जाता है, कहानियाँ है ये। जैसे पहले तीस्ता नदी गंगा में मिला करती थी, बाद में जाकर के ये पाकिस्तान में डाइवर्ट हो गई है। 1700 कुछ ईस्वी के आसपास ये भूकंप के कारण से ऐसा हुआ है। इंडस नदी का परिचय। इंडस नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर के झील से निकलती है। इसका उद्गम स्थल भारत में है, यह मुख्य रूप से पाकिस्तान से होकर के बहती है। लगभग लंबाई कितनी है? तो 3180 किलोमीटर है, जो विश्व की बड़ी नदियों में इसको शामिल कर देती है। यह अरब सागर में कराची पाकिस्तान के पास में डेल्टा का बना करके पानी अपना गिरा देती है। प्रवाह क्षेत्र इंडस नदी का बेसिन भारत, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान तक फैला है। लगभग में 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सतलज है जो निकलती राक्षस ताल झील के पास से, 1500 किलोमीटर लंबाई है सतलज नदी की। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब भारत से होकर के बहती है, पाकिस्तान में इस नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध जो आप सुनते हैं वो सतलज नदी पर ही बनाया गया है। चेनाब है, चेनाब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से निकलती है। लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है घूमने के लिए। अगर मैं गया यहाँ से तो फ़ोटो आपको दिखा दूंगा।
960 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। कितना? 960 किलोमीटर की लंबाई है। कृपया लंबाई में भी ध्यान रखें। इंडस नदी चर्चा में है तो हो सकता है आपको बोले कठिन सवाल बनाने के लिए, तो उसमें बोल दे कि आप इसकी सहायक नदियों को लंबाई के अनुसार से सीक्वेंस में लगाइए। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं बंधुओं। जम्मू कश्मीर से होकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है और वहाँ पर ये जाकर के सिंधु नदी मिल जाती है। चेनाब पर बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर बना हुआ है, जिसका उल्लेख इसमें भी न्यूज़ में भी किया गया है। झेलम नदी है जम्मू कश्मीर के वेरी नाग से निकलती है। ये वेरी नाग 725 किलोमीटर लंबी है। श्रीनगर से होकर बहती है, पाकिस्तान में चेनाब में मिल जाती है। कश्मीर घाटी में सिंचाई और सुंदरता में योगदान करती है, बहुत खूबसूरत बनाती है, कश्मीर को स्वर्ग बनाती है ये। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है। कांगड़ा चाय भी आपने सुना होगा, कांगड़ा पेंटिंग भी सुना होगा आपने, है ना। हिमाचल प्रदेश लगभग 720 किलोमीटर लंबी है। पंजाब भारत से होकर के पाकिस्तान में ये मिलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्यास नदी 470 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे का नाम आपने सुना होगा, लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने। पंजाब में 17 जो मिलती है, ये पंजाब की सिंचाई जल विद्युत परियोजनाओं में योगदान देती है। ये काबुल नदी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। अफगानिस्तान से होकर के पाकिस्तान इंडस में मिलती है। ये पश्चिम क्षेत्र में इंडस के जल प्रवाह को बढ़ाती है। हिंदू कुश का क्या मतलब होता है? कभी सर्च कीजिएगा, हिंदू कुश का क्या मतलब होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गिलगित और श्योक नदियाँ मैं नहीं बताऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान के लद्दाख क्षेत्र में बहती है। ये नदियाँ हिमालय से निकल करके इंडस में मिल जाती हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में जल आपूर्ति करती है ये। इसकी सारी सहायक नदियों के बारे में बता दिया है। विशेषता क्या है? तो इंडस नदी के रिवर के किनारे इतिहास भी पले हैं, वर्तमान भी पला है और भविष्य भी पलेगा ही। हड़प्पा से लेकर के वर्तमान में सिंध और पंजाब का जो मैदान है पाकिस्तान में, या भारत का पंजाब का मैदान है, सभी जगहों पर जल यही पहुंचाती है। ये पंच आब बनाती है नदियां, उसी से पंजाब का निर्माण होता है। आब किसको कहा जाता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को आब कहा जाता है। इंडस जल संधि 1960 में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसको सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या। नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है नीलगिरी के बारे में, उसको देखते हैं। समय बचेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो कल उसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए 14 सवाल, और ये सवाल जो हैं ये यक्ष प्रश्न के जैसा ही है कि धर्म क्या है युधिष्ठिर, मृत्यु क्या है युधिष्ठिर, है ना। तो इस प्रकार के सवाल ही है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फंसता हुआ नजर आया है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, विश्लेषण क्या है? 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें उसने बताया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो होंगे ये बाध्य होंगे कि विद इन द टाइम पीरियड आपको फैसला लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास में कोई पॉकेट वीटो नहीं है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि किसी भी बिल या विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोक करके रख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे संविधान में तो टाइमलाइन की चर्चा है ही नहीं। अगर इतना ही सही होता टाइमलाइन, तो इतने बने बड़े संविधान विशेषज्ञ जिन्होंने संविधान का निर्माण किया वही लिख देते कि 3 महीने में फैसला दे दो। सुप्रीम कोर्ट को अगर ये विचार आया है तो कहाँ से आया है विचार? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन भी कर सकती है अपने फैसले से? संशोधन ही तो हुआ ही कि हमने फैसला दिया है कि आज से राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वो इतने समय पीरियड फैसला लेंगे। हम बोल रहे हैं, वचन ही है शासन टाइप का। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, और सवाल बड़ा ही वाजिब है, बहुत ही वाजिब है। पहला सवाल जो उन्होंने पूछा है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत क्या विकल्प है जब कोई विधेयक उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आपने जो ये अनुमति दे दी है, यह फैसला सुना दिया है कि राज्यपाल अब विधेयक को रोक नहीं सकता है, तो क्या उसके पास में है? सवाल का संदर्भ है कि राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी देने, रोकने या कुछ मामलों राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार है। सवाल यह है कि राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प हैं। पहला सवाल ये पूछा है, राज्यपाल को अनुचित रूप से विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है, उसे समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना होगा। समयबद्ध करके आप छोड़ देते, आपने 3 महीने का टाइमलाइन क्यों बनाया? और राज्यपाल छोड़िए, आपने तो राष्ट्रपति पर भी मार दिया हथौड़ा कि भाई आपको भी करना पड़ेगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया गुरु, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। क्या राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य होकर विधेयक को मंजूरी देनी होगी, भले ही विधानमंडल के पास विधेयक को पारित करने का अधिकार हो या ना हो?
दूसरा सवाल राष्ट्रपति महोदया ने यह पूछा है कि मंजूरी देनी ही होगी अगर, तो फिर राज्यपाल का पद बनाया ही क्यों गया है, बताइए। क्या अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है जब राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकता है, पूछा है अगला सवाल कि ये बताओ भाई साहब, युधिष्ठिर महोदय यक्ष पूछ रहे हैं कि 200 के तहत में संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो जाता है क्या कि जब राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकता है। बड़ा वाजिब सा सवाल है, देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है। नेक्स्ट है कि क्या अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को संवैधानिक कार्रवाई में देरी करने के लिए जवाबदेही से छूट है। अनुच्छेद 361 राज्यपाल को कुछ कानूनी कार्रवाई से संरक्षण देता है। सवाल यह है कि क्या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्या संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्रवाई करने की समय सीमा तय की जानी चाहिए, ये सवाल पूछा है। उसके बाद पूछा है 201 के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्ति है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर दे, पूछा है ये चीज। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को रोकने की प्रक्रिया क्या है। अगला सवाल संवैधानिक प्रावधान, क्यों मैं सवाल बता रहा हूँ, क्यों मैं सवाल बता रहा हूँ गुरु, सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने इसमें आर्टिकल चर्चा में आ रहे हैं कृपया उसको नोट डाउन करें, अलग से रखें, पढ़ लें उसको कि क्या है, और राष्ट्रपति राज्यपाल चैप्टर को घोल के पेजेस फाड़ के ऐसे गिलास में डाल के मिक्सी विक्सी चला के घोल के पी जाना है। थोड़ा सा बर्फ़ डाल लेना, गर्मी का सीज़न। कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि राज्यपाल और राष्ट्रपति वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, और इससे जुड़े हुए जितने आर्टिकल हैं, ख़ास तौर से वो आर्टिकल जो उनको किसी विधेयक पर फैसला लेने का अधिकार देता है, वीटो वाले विधेयक या विधेयकों पर फैसला लेने का अधिकार देने वाले जो आर्टिकल हैं, वो ये सारे के सारे आर्टिकल कृपया करके डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। आज ही बोल देता हूँ, पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। प्रीलिया में पूछा जाए, नहीं तो 71 के मेंस में तो गारंटी मैं ले रहा हूँ पूछा जाएगा। यूपीएससी के मेंस में भी सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। इस बार का जो यूपीएससी मेंस होगा 2025 वाला, अभी तो पीटी ही होने वाला है। और एक चीज़ है कि 142 जो प्राकृतिक न्याय का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी शक्तियाँ दे देता है, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि आप 142 के तहत में आप कुछ भी फैसला देंगे क्या, यहाँ तक कि आप विधायिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर देंगे क्या। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, क्या वे विधानमंडल की संप्रभुता को प्रभावित करती हैं, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को रोकना संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग है, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयक को रोकते हैं कि रोकने का प्रावधान तो संविधान में ही बनाया गया था, अगर वो रोकेंगे नहीं तो फिर नाम के हो गए, विधेयक पारित हुआ, आप रोक ही नहीं सकते उसको। ज्ञानी जैल सिंह जी ने एक विधेयक को पॉकेट में रख लिया था और डाकतार विधेयक था, और वो पॉकेट में लेकर ही कि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो बोला था वो उनके साथ पॉकेट में ही चला गया, तो उन्होंने उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया। ये भी एक प्रकार का वीटो है भारत में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपालों के पास में। तो क्या ये है ही नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है क्या राज्य विधानमंडल को संविधान के तहत विधेयक को फिर से पारित करने का अधिकार है यदि राज्यपाल उसे रोक दे तो। क्या अनुच्छेद 141(1) के तहत में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी है। क्या अनुच्छेद 142 के तहत, यही है वो प्राकृतिक न्याय का जो अधिकार मिलता है, ये वही है, सुप्रीम कोर्ट के पास विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने का अधिकार है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि 142 आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी शक्तियाँ दे देता है, सीमा के पार जाकर के कार्रवाई करने का भी अधिकार दे देता है। सीमा के पार मतलब पाकिस्तान नहीं, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीमा है उसमें विस्तारित कर देता है ये। तो क्या इसके तहत में विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर भी फैसला ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये इसमें पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 142 को सुप्रीम कोर्ट को व्यापक शक्तियां देता है, क्या इसका उपयोग विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए हो सकता है। क्या संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने का अधिकार मिला हुआ है। ये 14 सवाल यक्ष सवाल राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। एक सवाल इसमें और भी पूछ लेना चाहिए था कि यशवंत वर्मा जी पर एफआईआर इतनी देरी क्यों हुई। 15वां सवाल मेरी तरफ से है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय थे उन पर एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई, पंजाब उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मामले का विवरण, पंजाब विधानसभा ने कई विधेयक पारित किए जिन्हें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंजूरी नहीं दी और राष्ट्रपति को भेज दिया। पंजाब सरकार ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन माना।
सुप्रीम कोर्ट की राय कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को विधेयक पर समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। यदि विधेयक में संवैधानिक उल्लंघन नहीं है तो उसे मंजूरी देनी चाहिए। अनुचित देरी विधानमंडल की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। और भी बहुत सारे मामले हैं। फिलहाल में तमिलनाडु का आप मामला मान सकते हैं, जहाँ पर RN रवि जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा कई सारे विधेयक को रोका गया, जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। इमोशनल होकर मुझे लग रहा फैसला दे दिया इसने, क्योंकि राष्ट्रपति जी पर आप बाध्यता नहीं लगा सकते हैं। वो भारतीय जो व्यवस्था है, संघ व्यवस्था है, उसकी मुखिया होती हैं, उन पर कोई भी बाध्यता नहीं होती है। केवल नैतिकता की बाध्यता के अलावा और संवैधानिकता की बाध्यता के अलावा कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हथौड़ा मार कर ये फैसला नहीं कर सकता है कि राष्ट्रपति जी को कितने दिन में फैसला करना है, कितने दिन में नहीं करना है ना। सवाल है, भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन सिस्टम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ड्रोन को ये फिजिकली हिट करता है, हार्ड किल करता है ये। इसी प्रकार के कई सारे सवाल हैं गुरु, इसको प्रैक्टिस कर लेना आप, और इस संडे से हम लोग MCQ प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुरा कर पढ़िए, मोटिवेट होकर के पढ़िए। उदास होकर के नहीं पढ़ना है कि पिछली बार रिजल्ट नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा। सिविल सर्विसेज में पास फेल लगा रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आए 6 महीना भी नहीं पढ़ा, ये टॉपिक कल पढ़ाऊँगा मैं, 6 महीना भी नहीं पढ़ा और पास होकर के चले गए। वास्तविकता में जो सिलेक्शन होता है उसमें समय लगता है, कई बार 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। मेरे स्टूडेंट पास हुए उनका 7-7 साल लगा है। फ़र्क एक चीज़ का होता है, जो सेलेक्ट होते हैं, जो इतने सालों के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनमें उनके मोटिवेशन में कभी कमी नहीं आती है, लगे रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन आता है, जूझते हैं, सर पीटते हैं, रोते धोते हैं, लेकिन लगे रहते हैं और उनका होता है सिलेक्शन। एफर्ट लगाते रहते हैं। एफर्ट लगाते रहिएगा और ईमानदारी से पढ़िएगा। खुद के प्रति ईमानदार, मेरे लिए नहीं, कोचिंग के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, खुद के प्रति ईमानदार। आप मुझे बोलोगे 8 घंटे में पढ़ता हूँ, मैं मान लूँगा। मन में चल रहा हुआ नहीं मैं तो 4 ही घंटे पढ़ा, तो ये होती है बेईमानी खुद के साथ। ठीक है, दूसरों के साथ बेईमान हो जाइए, खुद के साथ नहीं। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो होगा सिलेक्शन ज़रूर। धन्यवाद आप सभी का।